वेलकम टू देव की सिविल एकेडमी। देव की सिविल एकेडमी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना जो 25 जनवरी 2015 का जो मुख्य सेविका का जो यूके SSS ने पेपर करा रखा था उसकी हम यहाँ पे चर्चा कर रहे थे। इससे पहले पार्ट 1 में हमने देखा था जो पहले के जो 50 क्वेश्चंस हैं उनको हमने यहाँ पे कवर किया था और इस वीडियो में हम बात करके चलेंगे जो बचे हुए 50 क्वेश्चंस हैं उनकी हम यहाँ पे चर्चा करके चलेंगे। ठीक है, तो ये पेपर हमारा जो भी चल रहा है ये चल रहा है 25 जनवरी 2015 का। ठीक है ना, तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर की जो हमारी सीरीज है उस क्रम में हम इसको यहाँ पे देख रहे हैं और जो इस टॉपिक पे हम बात करेंगे आज के इस लेक्चर पे हम बात करेंगे तो 1 से 50 तक हमने पहले वाली वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर लिया पार्ट 1 में और अभी जो हम यहाँ पे करेंगे 51 से लेके 100 तक यहाँ पे इस तरीके से जो सीरीज है इसको यहाँ पे कंप्लीट करने की हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। ठीक है जी, चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन के सामने एक क्वेश्चन पेपर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो 51वां क्वेश्चन हमसे कहता है, 51वां क्वेश्चन कहता है डैश औद्योगिक समाज का एक विशिष्ट पक्ष है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है जनतंत्र, ऑप्शन बी है हमारे पास कल्याणकारी राज्य और ऑप्शन सी है साम्यवाद और ऑप्शन डी है पूंजीवाद। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी पूंजीवाद। यानी पूंजीवाद जो है वो औद्योगिक समाज का एक विशिष्ट पक्ष है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 51 का ऑप्शन नंबर डी यानी पूंजीवाद। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो हमसे कहता है वो कहता है किस समाज में श्रमिक संगठन का एक लक्षण है। ठीक है ना, तो कौन सा ऐसा समाज है, कौन सा ऐसा एक गुट है, कौन सा ऐसा एक संघ है जिसमें जो हमारे पास एक श्रमिक है वो एक घटक होता है या श्रमिक जो है हमारे पास एक संगठन है होता है। तो भैया हम जानते हैं जो औद्योगिक जो समाज है उसमें क्या है हमारे पास श्रमिक यानी मजदूर संगठन होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए औद्योगिक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53वां हमसे कहता है ट्रेल पास कहां स्थित है। तो हम सभी जानते हैं जो ट्रेल पास है वो कहां है, वो हमारे पास पिथौरागढ़ से लेके बागेश्वर को जोड़ता है। ठीक है ना, जो बागेश्वर और पिथौरागढ़ हम जानते हैं जो हमारे पास कुमाऊं मंडल है, यहाँ पे ऊपर से हमारे पास पिथौरागढ़ है। ठीक है, पिथौरागढ़ से लगा हुआ इधर साइड पे जो बागेश्वर है, इन दोनों के बीच का जो रास्ता है उसी को हम बोलते हैं क्या, ट्रेल पास। ठीक है ना, ट्रेल पास। तो इस तरीके से जो ऑप्शन नंबर इसका बी है बागेश्वर और पिथौरागढ़, तो ये क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54वां हमसे कहता है निम्न में से कौन सा ग्लेशियर रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। जो चौराबाड़ी जो ग्लेशियर है यहाँ पे क्या है, ये रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। ठीक है ना, जो रुद्रप्रयाग है वहां पे क्या है, चौराबाड़ी स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है केदारनाथ मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे ये चौराबाड़ी जो झील है ये ग्लेशियर वहां पे स्थित है। ठीक है ना, तो और हम जानते हैं जो महात्मा गांधी जी उनकी अस्थियां भी इसी जो है झील में नदी में बहाई गई हुई हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमसे अगला कहता है उत्तराखंड की विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बात की जा रही है एसटी के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी अनुसूचित जनजाति के लिए। ठीक है, तो हम जानते हैं हमारे जो उत्तराखंड है यहाँ पे कुल 70 विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, टोटल तो 71 है देखिए, लेकिन 70 में चुनाव होता है और एक जो होता है एंग्लो इंडियन वो चुना जाता है। ठीक है ना, आप समझ के चलिएगा जो 70 हमारे पास विधानसभा सीटें हैं इसमें से 55 जो है वो तो जनरल के लिए है। ठीक है, सामान्य जाति के लिए है, जबकि इसमें से हमारे पास जो 15 है वो 15 जो हमारे पास है वो एसटी और एसटी के लिए, एससी और एसटी के लिए। आप समझिएगा, देखिए जो एसटी एससी के लिए 15 जो है इसमें से भी जो 13 है वो हमारे पास एससी के लिए आ जाता है, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए। ठीक है ना, अनुसूचित जाति के लिए, और जो 2 सीटें जो इसमें आज बच जाती हैं वो आ जाता है हमारे पास एसटी के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। ठीक है ना, अनुसूचित जनजाति के लिए। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा जो हमारा आंसर होने वाला है वो होने वाला है 2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी उत्तराखंड विधानसभा सीटों में जो अनुसूचित जनजाति है उसके लिए 2 सीटें आरक्षित है। अगर बात करें 2 सीटें कौन कौन सी हैं तो हम जानते हैं पहली जो सीट है इसमें उधम सिंह नगर का। ठीक है, उधम सिंह नगर का इसमें वो आ जाता है नानक मत्ता। ठीक है, नानक मत्ता वाला एरिया आ जाता है। दूसरा जो हमारे पास सीट आती है वो आती है देहरादून का। ठीक है, देहरादून का चक्राता वाला बात। ठीक है ना, देहरादून का चक्राता। तो ये 2 सीटें जो हैं ये अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए यहाँ पे रिजर्व रखी गई है। साथ ही साथ जो हमारा बागेश्वर हम बात जानते हैं बागेश्वर जो है वो एससी सीट के लिए यहाँ पे रिजर्व रखा गया है। तो इसीलिए आप देखते होंगे जो भी कैंडिडेट यहाँ से विधानसभा चुनाव के लिए उठते
हैं वो सभी SC कास्ट यानी शेड्यूल कास्ट को यहाँ पे बिलोंग करते हैं। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 हमसे कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आंकड़े दिए हुए हैं और हमें बताना है कि 2011 का जो सेंसस हुआ था, जनगणना जो हुई थी 2011 की, उसके अकॉर्डिंग अपने उत्तराखंड की जनसंख्या कितनी है। ठीक है ना, तो यहाँ पे पहला कह रहा है 1 करोड़ से कम है। ठीक है, दूसरा कहता है 1 करोड़ से ऊपर और 1 करोड़ 30 लाख से कम है। ठीक है ना, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम जानते हैं जो हमारा यहाँ पे जनसंख्या है वो 1 करोड़ से तो ऊपर है। ठीक है ना, 1 करोड़ से तो ऊपर है और लेकिन 1 करोड़ 30 लाख से वो क्या है, कम है। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरीके का हम यहाँ पे सिंबल का यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, जो जनसंख्या है हमारी वो तो 1 करोड़ से ज्यादा है, यानी 1 करोड़ से तो ज्यादा है, लेकिन इससे कम है। तो मैं यहाँ पे कह दूंगा जो हमारी जनसंख्या, जो पॉपुलेशन है वो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से यहाँ पे सिंबल के थ्रू हम यहाँ पे इसको डिफाइन कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57 हमसे कहता है उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी कहाँ स्थित है। ठीक है, बड़ा आसान सा जवाब है इसका। हम जानते हैं सभी, जो नैनीताल है वहां पे उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी वहां पे स्थित है। बात करें इसकी स्थापना तक की तो 1951 में, ध्यान दीजिएगा 1951। ठीक है ना, 1951 में इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी इलाहाबाद में। ठीक है ना, इलाहाबाद, यूपी के इलाहाबाद में, क्योंकि 2000 हम जानते हैं सन 2000 से पहले जो हमारा उत्तराखंड था वो उत्तर प्रदेश में मिला हुआ था। तो इस तरीके से यहाँ पे 1951 में इसकी जो यहाँ पे स्थापना की गई थी इलाहाबाद में की गई थी, और ठीक 20 साल बाद यानी 1971 में जो इसकी यहाँ पे स्थानांतरित कर दिया गया था, ये कर दिया गया था फिर कहाँ पे, नैनीताल में। ठीक है ना, आज हम यहाँ पे AIT के नाम से इसे जानते हैं नैनीताल पे। तो यही क्या हमारा जो हमारे पास प्रशासनिक अकादमी है, उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी, इस तरीके से यहाँ पे नैनीताल में इसकी यहाँ पे मुख्यालय है, हम इस तरीके से यहाँ पे इसे कह सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 58। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे थोड़ा सा मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 58, ठीक है, आपकी स्क्रीन के सामने आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 58। तो क्वेश्चन नंबर 58 हमसे कहता है ISO 9000 आपको विश्वास दिलाता है कि ऑप्शन ए कहता है समय पर उत्पाद पहुंचाने की जिम्मेदारी का, बिल्कुल गलत बात है। बी कहता है सही मूल्य एवं वजन का, बिल्कुल गलत बात है। तीसरा कहता है मानकीकरण कार्य पद्धति की गुणवत्ता का, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो ISO 9000 है ये भैया यहाँ पे विश्वास दिलाता है कि जो मानकीकरण कार्य पद्धति की गुणवत्ता का यहाँ पे क्या करता है, ये हमें विश्वास दिलाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59 हमसे कहता है हिंदू परंपरागत विश्वास के अनुसार विवाह एक, ठीक है ना, जो हमारे हिंदू यहाँ पे संस्कृति है, जो परंपरा है, यहाँ पे जो हम विवाह करते हैं, जो मैरिज हम करते हैं, ये क्या है। पहला ऑप्शन ए कहता है संस्कार है, ऑप्शन बी है कहता है समझौता है, ऑप्शन सी हमसे कहता है औपचारिकता है, ऑप्शन डी कहता है बंधन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी संस्कार। हम जानते हैं हमारे हिंदू जो यहाँ पे जो हमारे पास हिंदू जो परंपरा है, ठीक है, उसमें हमारे पास नामकरण संस्कार भी होता है, जनेऊ संस्कार भी होता है। इस तरीके से एक संस्कार वहाँ पे आता है विवाह संस्कार, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है इको मार्क का चिन्ह किस पर लागू है, ठीक है ना। एक वर्ड यहाँ पे आ रहा है इको मार्क, ठीक है ना, इको मार्क। अब देखिए समझ चलिएगा इको का मतलब क्या होता है। इको का मतलब हम अच्छे से समझते हैं भैया। इको का शब्द जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है क्या, जहां पे क्या हो, पॉल्यूशन रहित चीजें हो, ठीक है ना, पॉल्यूशन लेस वाली, ठीक है ना, प्रदूषण रहित जो चीजें होती हैं वहां पे इको शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इको मार्क किससे संबंधित है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमसे कहता है बिजली उपकरण, बिल्कुल गलत बात है। बी हमसे कहता है ऊनी वस्त्र, ये भी नहीं होगा। तीसरा कहता है सभी प्रदूषण मुक्त पदार्थ, बिल्कुल सही बात है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहता है सभी प्रदूषण मुक्त पदार्थ, यानी पॉल्यूशन लेस जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट हैं वो सभी इको मार्क उन पे यूज किया जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 60 है इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और जो ये चिन्ह जारी किया जाता है ये भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। ये चिन्ह जो है भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा इस चिन्ह को जारी किया जाता है। और किस पे जारी किया जाता है, जो पदार्थ प्रदूषण रहित होते हैं उन पे ये जारी किया जाता है, ठीक है।
अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमसे 61 कहता है पीली क्रांति किससे संबंधित है, ठीक है ना। तो पीली क्रांति जो है वो किससे संबंधित है, पहला है तिलहन से, बिल्कुल सही बात है। हम जानते हैं जो हमारे पास तिलहन है वो सभी तिलहन जो है हमारे पास पीली क्रांति से संबंधित है, ठीक है ना। जो तिलहन है हमारे पास वो किससे संबंधित है, यहाँ पे पीली क्रांति से संबंधित है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 62 है, कहता है प्रौढ़ों को पढ़ाने की कला और विज्ञान कहलाता है, ठीक है ना। अब देखिए पहला है इसमें एंड्रागोगी, दूसरा समाजशास्त्र, तीसरा पेडागोगी और चौथा इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन में यहाँ पे कंफ्यूजन है, पहला एंड्रागोगी और दूसरा पेडागोगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए प्रौढ़ों को पढ़ाने की कला और विज्ञान, जो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए पेडागोगी, ठीक है ना। लेकिन कहीं कहीं पे यहाँ पे एंड्रागोगी भी इसका आंसर दिया हुआ रहता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पेडागोगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 हमसे कहता है धर्म सुधार आंदोलन का प्रारंभ किस देश में हुआ था, ठीक है ना। जो धर्म सुधार हम जानते हैं प्राचीन भारत में ही नहीं पूरे विश्व में यहाँ पे धर्म सुधार आंदोलन हुए थे। तो उनमें कहता है कि यहाँ पे जो धर्म सुधार आंदोलन है तो ये किस देश से इसका यहाँ पे प्रारंभ हुआ था, ठीक है ना। तो किस देश से धर्म सुधार आंदोलनों का यहाँ पे प्रारंभ हुआ था ये आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमसे कहता है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए हमसे कहता है यहाँ पे पहला कहता है फ्रांस से नहीं हुआ था, इटली से भी नहीं हुआ था, स्पेन से भी नहीं हुआ था और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो बता के चलते तो भैया फिर हुआ कहां से था, तो जो धर्म सुधार जो आंदोलन हुआ था इसकी शुरुआत 16वीं सदी में हुई थी, ठीक है ना। समय की बात करते हैं, इसकी शुरुआत हुई थी 16वीं सदी में। अब 16वीं सदी में तो हुई थी भैया, बात आती है कहां से हुई थी, तो ये एक जगह है हमारे पास जो है कहां का, जर्मनी का, ठीक है ना। इसकी शुरुआत देखिए मानी जाती है कहां से, इंग्लैंड से इसकी शुरुआत तो मानी जाती है। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत यहां पे मानी जाती है कहां से, इंग्लैंड से मानी जाती है। और इसका जो श्रेय जाता है, इसका जो श्रेय जाता है वो आपने नाम सुना होगा मार्टिन लूथर को जाता है, ठीक है ना, मार्टिन लूथर को, ठीक है ना। 16वीं सदी में इसका यहाँ पे जो है धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है कहां से, इंग्लैंड से, और इसका श्रेय जाता है मार्टिन लूथर को, ठीक है ना, मार्टिन लूथर को, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि विटामिन ए की कमी के कारण हो सकता है, ठीक है ना। तो विटामिन ए के कारण कौन सा रोग हो सकता है, आप देख रहे होंगे कि मुख्य सेविका का जो पेपर है बहुत सारे उसमें यहाँ पे एमसीक्यूज जो है, क्वेश्चंस जो है वो साइंस से पूछे गए, ठीक है ना। चाहे वो बायोलॉजी से पूछे गए, चाहे वो फिजिक्स से पूछे गए, चाहे वो केमिस्ट्री से पूछे गए, तो हर तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो ये फिजिक्स को छोड़ के, ठीक है ना, भौतिक विज्ञान को छोड़ के यहाँ पे रासायनिक विज्ञान से भी पूछे जा रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पे जो अपना बायोलॉजी है, ठीक है ना, वहां से भी जीव विज्ञान से भी क्वेश्चन पूछे जाया कर रहे हैं, ठीक है। अब बढ़ता अगला क्वेश्चन कहता है विटामिन ए की कमी के कारण हो सकता है, तो हम सभी जानते हैं जो अंधापन है वो विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 65, कहता है डिरीलियम के कारण, ठीक है ना। तो कहता है सिर में चोट, संक्रमण, मोटोबिलिक डिसऑर्डर, और ऑप्शन डी कहता है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो उपरोक्त सभी है ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है 66 क्वेश्चन कहता है 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, ठीक है ना। 8 मार्च को हम सभी जानते हैं 8 मार्च को मनाया जाता है क्या, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा जो 8 मार्च है उस दिन अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस यहाँ पे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है 67 क्वेश्चन हमसे कहता है, क्वेश्चन नंबर 61 हमसे कहता है सुलभ इंटरनेशनल किस में कार्यरत है, ठीक है ना। तो जो सुलभ यहाँ पे इंटरनेशनल किस में कार्यरत है, ऑप्शन नंबर 67 क्वेश्चन नंबर 67 हमसे कहता है कि किस में कार्यरत है। तो यहाँ पे देखिए पहला यहाँ पे सर्वेक्षण, साक्षात्कार, केस स्टडी, और अपना चौथा जो है हमारे पास प्रेक्षण। तो जो ऑप्शन डी है इसका प्रेक्षण, ये क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 68 का ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है यहाँ पे सूची आपको मिलान करना है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको मिलान करके बताना है, ठीक है। एक तरफ है हमारे साथ सूची 1 और दूसरी तरफ है सूची 2, ठीक है ना। तो देखिए पहले में कहता है एलसीडी, दूसरे में कठपुतली, रेडियो, इंटरनेट, और एक साइड दिया मल्टीमीडिया, श्रव्य दृश्य और फोक मीडिया, ठीक है। तो पहले देखिए जो एलसीडी है, हम जानते हैं एलसीडी, उस पर हम क्या कर सकते हैं भैया, उसमें हम देख भी सकते हैं और उसको हम सुन भी सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले का श्रव्य और दृश्य। दूसरा है कठपुतली, तो कठपुतली हम जानते हैं फोक डांस होता है, तो फोक मीडिया इसका हो जाएगा, दूसरे का चौथा हो जाएगा। तीसरा रेडियो है, तो रेडियो को हम खाली सुन सकते हैं, तो इसका श्रव्य हो जाएगा। और ऑप्शन डी कहता है इंटरनेट, इंटरनेट का यहाँ पे मल्टीमीडिया लिखा हुआ है, तो इंटरनेट का यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीमीडिया हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका जो क्रम बन जाएगा
वो बन जाएगा यहाँ पे पहले का 3, फिर दूसरे का जो बन जाएगा 4, फिर तीसरे का 1, चौथे का 1, ठीक है ना, तीसरे का 2, चौथे का 1, तो यहां पे बन जाएगा 3 4 2 1, ठीक है ना। तो 3 4 2 1 यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में हमें दिखाई दे रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ बढ़ते हैं, कहता है इसमें भी मिलान करना है, ठीक है। क्या कहता है शिक्षा का अधिकार कब आया था, तो हम सभी जानते हैं शिक्षा का अधिकार कब आया था। दूसरा कहता है साक्षर भारत का कब आया था। तीसरा कहता है भोजन का अधिकार कब आया था। चौथा कहता है मौलिक अधिकार कब आया था, ठीक है। तो देखिए जो मौलिक अधिकार आया था हमारे पास, वो आया था हमारे पास 1976 में। जो हमारे पास यहाँ पे शिक्षा का अधिकार है वो आया था हमारे पास 2010 में। भोजन का अधिकार आया था 2013 में, और साक्षर भारत का आया था 2009 में, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्रम मिला के इसका सही आंसर यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है भैया पिंडारी ग्लेशियर उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है। तो बड़ा आसान सा इसका जवाब है। अगर आप उत्तराखंड में अगर बागेश्वर से बिलोंग करते हैं तो बड़ा आसान से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बागेश्वर। हम जानते हैं बागेश्वर में ही क्या है, यहाँ पे पिंडारी ग्लेशियर स्थित है, ठीक है। अगला कहता है केंद्रीय बजट 2014 को यहाँ पे केंद्रीय बजट 2014 को समन्वित गंगा संरक्षण अभियान को कहा गया है। तो देखिए इसका आंसर नमामि गंगे उस समय का करंट अफेयर से रिलेटेड रहा होगा, तो 72 का ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है 2014 में उत्तराखंड को प्रसिद्ध नंदा राज्य यात्रा कब से आरंभ हुई थी। तो यहाँ पे 18 अगस्त से 2014 में जो नंदा राज्य यात्रा है वो स्टार्ट हुई थी, ठीक है ना। ये भी उस समय का यहाँ पे करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कहता है अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है ना। जो अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो हम जानते हैं पहला ऑप्शन है 8 सितंबर को, दूसरा 8 मार्च को, तीसरा 8 दिसंबर को, चौथा है 8 जून को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8 सितंबर को, ठीक है ना। 8 सितंबर को क्या होता है, इसका यहाँ पे विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि जिन परिवर्तनों, ठीक है ना, जिन परिवर्तनों का परीक्षण किया जाना है उनके बीच संबंध को कहते हैं, ठीक है ना। जिन परिवर्तनों का यहाँ पे संबंध किया जाना है उनके बीच संबंध को हम कहते हैं परिकल्पना, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो जिन परिवर्तनों का परीक्षण किया जाना है उनके बीच संबंध को यहाँ पे परिकल्पना कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ अब यहाँ पे बढ़ते हैं हम, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूं थोड़ा सा क्वेश्चन को यहाँ पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 76, ठीक है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है क्वेश्चन नंबर 76, आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे नजर आ रहा होगा आपको। कहता है यह किसका सुझाव है कि ईश्वर दैवीकृत समाज है, ठीक है ना। ये किसने कहा था, जो ईश्वर है वो एक दैवीकृत समाज है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इमाइल दुर्खिम ने, ठीक है ना। जो इमाइल दुर्खिम है इन्होंने कहा था जो ईश्वर है वो एक दैवीकृत समाज की तरह है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77 हमसे कहता है दीनबंधु मित्रा के लेखक कौन है, ठीक है ना। दीनबंधु मित्रा के लेखक थे, कौन थे। पहला कहता है दीनबंधु जो मित्रा है ये किस चीज के, किस ग्रंथ के लेखक थे। पहला कहता है नीलकंठ के, दूसरा कहता है नीला आकाश के, तीसरा कहता है नील दर्पण के, और चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नील दर्पण, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। तो दीनबंधु मित्रा जो थे ये नील दर्पण के लेखक थे, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78 हमसे कहता है भैया थ्योरी होना चाहिए यहाँ पे, थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर के लेखक कौन है, ठीक है ना। थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर के लेखक कौन है। पहले हमारे पास आर के मर्टन, दूसरा है इमाइल दुर्खिम, तीसरा है टी पार्सन्स, और चौथा है लेवी स्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो हमारे पास जो यहाँ पे लेखक हैं थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर के, इसके हैं लेवी स्ट्रॉन्स, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79 हमसे कहता है स्थापित कार्य करने की प्रणालियों से हमारा अभिप्राय ऑप्शन ए संघ है, ऑप्शन बी समुदाय है, ऑप्शन सी संस्था है, या ऑप्शन डी समूह है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्थापित कार्य करने की प्रणालियों से हमारा अभिप्राय संस्था से है, यानी ऑप्शन सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की
तरफ, क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है संस्कृति की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है ना। तो सांस्कृतिक जो तत्व होते हैं ये संस्कृति की सबसे छोटी इकाई होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है भैया आभासी समूह की विशेषता में नहीं पाई जाती है। तो संरचना, संगठन या ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संरचना भी नहीं पाई जाती और संगठन भी यहाँ पे नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। आभासी समूह की जो विशेषता होती है ना उनकी संरचना पाई जाती है ना उनका यहाँ पे संगठन पाया जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है समाज में ऐसे समूह को प्रभुताशाली समूह से भिन्न नियम और मूल्यों को धारण किए हुए होते हैं के पास है। पहला कहता है सांस्कृतिक बहुलवाद, दूसरा कहता है उपसंस्कृति, तीसरा कहता है सांस्कृतिक धक्का और चौथा कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक बहुलवाद, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है बेरी बेरी रोग निम्न में से किसकी कमी से होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमारे पास हम जानते हैं जो बेरी बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से होता है, यानी इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए एक चीज समझिएगा, यहाँ पे जो हमारे पास थायमिन है, ठीक है ना, जो हमारे पास यहाँ पे थायमिन है ये भी घटक होता है विटामिन बी का, तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है भैया विजुअल पर्पल के संश्लेषण के लिए आवश्यक विटामिन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है फोलिक अम्ल, दूसरा है हमारे पास विटामिन के, तीसरा है विटामिन ए, चौथा बोरिक अम्ल। तो भैया जो फ्लोरिक अम्ल है यहाँ पे फोलिक अम्ल है, ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विजुअल यहाँ पे पर्पल के लिए यहाँ पे संश्लेषण के लिए आवश्यक विटामिन फोलिक अम्ल है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 हमसे कहता है कि ग्लूटेन निम्न में से किस खाद्य से मिलती है, ठीक है ना। तो जो गेहूं है हम जानते हैं जो गेहूं है उसमें से ग्लूटेन हमें प्राप्त होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है भैया पर्यवेक्षक का एक संगठन में होता है, ठीक है। ऑप्शन ए है प्रथम श्रेणी में प्रबंधन, दूसरा है शीर्ष श्रेणी प्रबंधन, तीसरा होता है मध्यम श्रेणी प्रबंधक और चौथा उपरोक्त से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रथम श्रेणी प्रबंधक, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है जनसांख्यिकी अंतराल से अभिप्राय है। तो जनसांख्यिकी जो अंतराल हम जानते हैं इससे क्या अभिप्राय होता है, जो जन्म और मृत्यु की जो दर है उसमें जो अंतर होता है उसको हम यहाँ पे बोलते हैं क्या, जनसांख्यिकी अंतराल, ठीक है। तो इस तरीके से जो इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है भैया अवलोकन अधिगम की धारणा किसने दी है, ठीक है। तो जो यहाँ पे अवलोकन अधिगम की जो धारणा है वो हम जानते हैं बांदुरा ने दे रखी है, ऑप्शन नंबर ए बांदुरा इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 89 क्वेश्चन हमसे कहता है भैया भारत में सर्वप्रथम प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा था। तो हम जानते हैं भैया भारत में सबसे पहले जो बंगाल गजट है वो सबसे पहले प्रकाशित हुआ था, ठीक है ना। बंगाल गजट यहाँ पे सबसे पहले भारत में पहला समाचार पत्र जो प्रकाशित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्नलिखित में से कौन लोकहितवादी के रूप में प्रसिद्ध है, ठीक है ना। पहला है गोपाल हरि देशमुख, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और डी है गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास गोपाल हरि देशमुख हैं ये हमारे पास लोकहितवादी के रूप में प्रचलित हैं, ठीक है ना। गोपाल हरि देशमुख इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है किस अधिनियम द्वारा भारत में दास प्रथा समाप्त की गई थी, ठीक है। तो जो हमारे पास भारत में जो दास प्रथा है वो की गई थी 1833 के अधिनियम से, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें यहाँ पे 1833 नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है यहाँ पे मुलायमगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, ठीक है ना। मुलायमगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ज्योतिबा फुले, ठीक है ना। जो ज्योतिबा फुले हैं वो मुलायमगिरी नामक पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 93 हमसे कहता है उस मुगल राजा का नाम बताइए जिसने श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है औरंगजेब, दूसरा है दारा शिकोह, तीसरा यहाँ पे मुराद, चौथा है यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो जो दारा शिकोह है इसने क्या किया था, यहाँ पे शरण ले रखी थी, ठीक है ना। गढ़वाल में हम जानते हैं श्रीनगर मैंने आपको बता रखा था जब मैंने आपको चंद्रवंश वहां पे पढ़ा रखा था, ठीक है। अगले उसमें बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है आणविक परिवार की अवधारणा किसने दी है। तो जो
आणविक परिवार है? पहला है मुर्डोक ने, दूसरा है वार्नर ने, तीसरा है जिमरमैन ने और चौथा इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिमरमैन, ठीक है। जो जिमरमैन है इन्होंने यहाँ पे आणविक परिवार की अवधारणा इन्होंने यहाँ पे प्रस्तुत की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है महाजनपदों के मध्य हुए संघर्ष में अवंती पर अंतिम विजय किसने प्राप्त की? तो अजात शत्रु इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। तो महाजनपदों के मध्य हुए संघर्षों में अवंती पर अंतिम विजय अजात शत्रु ने यहाँ पे प्राप्त की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है हमसे चालुक्य प्रशासन में गामुंड कौन था? ठीक है ना। तो गामुंड, चालुक्य प्रशासन में यहाँ पे जो गामुंड होता है वो कहा जाता है भैया ग्राम अधिकारी को, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राम अधिकारी। जो ग्राम का जो अधिकारी होता था उसे वहां पे गामुंड कहा जाता था चालुक्यों के समय में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है निम्न में से किस दिल्ली सुल्तान ने फसलों को बदल बदल कर उगाने की पद्धति आरंभ की थी? ठीक है। तो यहाँ पे पहला अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा सिकंदर लोदी, तीसरा फिरोज शाह तुगलक और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सिकंदर लोदी, ठीक है ना। सिकंदर लोदी ने यहाँ पे दिल्ली सुल्तान के फसलों में बदल बदल कर यहाँ पे उगाने की पद्धति आरंभ की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। कहता है सल्तनत काल के दौरान फवाजिल शब्द का अर्थ था, ठीक है ना। तो फवाजिल क्या, जब दिल्ली सल्तनत जब चल रही थी वहां पे तो एक शब्द वहां पे प्रयोग किया जाता था फवाजिल। तो इसका अर्थ क्या है? तो हमारे पास पहला ऑप्शन है यहाँ पे एक सैनिक ओहदा था, दूसरा कहता है हमारे पास राज्य को प्रेषित अधिशेष राजस्व, तीसरा कहता है एक परगना का मुखिया और चौथा कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक राज्य को प्रेषित अधिशेष राजस्व, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो राजस्व दिया जाता था उसे यहाँ पे कहा जाता था क्या? फवाजिल, ठीक हो गया। ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि गांधी जी की ग्राम स्वराज की संकल्पना का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला कहता है अंत्योदय, दूसरा कहता है सर्वोदय, भाग्योदय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गांधी जी की जो यहाँ पे भैया संकल्पना थी ग्राम स्वराज, उसका जो यहाँ पे जो उद्देश्य था वो था भैया सबका उदय होना चाहिए, सबका यहाँ पे भला होना चाहिए, यानी सर्वोदय इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है भैया लास्ट क्वेश्चन आज के सीरीज का, कहता है हमसे असीमित वितरण सूचित करता है, ठीक है ना। असमित वितरण सूचित करता है। पहला ऑप्शन कहता है परास को, दूसरा मानक विचलन को, तीसरा वैषम्य को, चौथा वक्रता मात्रा को। तो जो वैषम्य है यानी ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आज हमने यहाँ पे 25 जनवरी 2015 का मुख्य सेविका का जो पेपर हुआ था यूके के द्वारा वो भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर चला अपनी सीरीज में। आगे हम यहाँ पे अगली वीडियो में हम बात करके चलेंगे तो इसके बाद का जो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर उत्तराखंड आयोग द्वारा कराया गया होगा उसकी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।